हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। और फर्स्ट टॉपिक इज कॉस्मिक आयोनोस्फेरिक परटुर्बेशन, सीआईपी। पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे हम कॉस्मिक आयोनोस्फेरिक परटुर्बेशन के बारे में। A study conducted by scientists from the Indian Institute of Geomagnetism reveals that earthquake process, even relatively small one, leave a distinct mark in the ionosphere. एक स्टडी जिसको कि कंडक्ट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के, इसमें पाया गया है कि जो अर्थक्वेक प्रोसेस है, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, इसके कारण एक डिस्टिंक्ट मार्क जो है वो आयोनोस्फीयर में होता है। The study demonstrates that cosmic ionospheric perturbation caused by vertical crustal movement during earthquake can be influenced by multiple fault segments, challenging the assumption of a single source for near field CIP. ये जो स्टडी है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो कॉस्मिक आयोनोस्फेरिक परटर्बेशन है, जिसके कारण वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट जो होता है अर्थक्वेक के दौरान, इसमें इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल फॉल्ट सेगमेंट का। ये चैलेंज करता है एजम्पशन को जो सिंगल सोर्स है नियर फील्ड कॉस्मिक आयोनोस्फेरिक परटर्बेशन का। ये जो स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है आयोनोस्फेरिक परटर्बेशन का, ये प्रोवाइड कर सकता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अर्थक्वेक के प्रिकर्सर का। साथ साथ ये एक रास्ता तैयार करेगा इम्प्रूव अर्थक्वेक मॉनिटरिंग के लिए और प्रिडिक्शन के लिए। कॉस्मिक आयोनोस्फेरिक परटर्बेशन रिफर टू डिस्टर्बेंस इन द अर्थ आयोनोस्फीयर caused by seismic activity, specifically by the vertical crustal movement during an earthquake. जो कॉस्मिक आयोनोस्फीयर परटर्बेशन है ये रिफर करता है जो डिस्टर्बेंस होता है अर्थ के आयोनोस्फीयर पे, जो कि आपका सिस्मिक एक्टिविटी के कारण होता है और स्पेसिफिकली वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक के दौरान। दिस परटर्बेशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ एकॉस्टिक वेव इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और ये जो परटर्बेशन होता है ये रिजल्ट होता है एक्साइटेशन के कारण एकॉस्टिक वेव का एटमॉस्फेयर में, जो कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के कारण होता है अर्थक्वेक के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो जानेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में हम। प्रेसिडेंट एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस टू इंश्योर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशियरी। प्रेसिडेंट ने एडवोकेट किया है इस्टेब्लिशमेंट को लेके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, ताकि इंश्योर किया जा सके डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन को जुडिशियरी पे। The proposed All India Judicial Service would identify and nurture talent from across the country, promoting inclusivity. ये जो प्रपोज किया गया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, ये आइडेंटिफाई करेगा और नर्चर करेगा टैलेंट को पूरे कंट्री से, प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी को। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में हम जान ले। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इज ए प्रपोज जुडिशियल सर्विस इन इंडिया। जो आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है ये एक प्रपोज जुडिशियल सर्विस है भारत का। इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अबव। जो आर्टिकल 312 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है जो एस्टेब्लिशमेंट है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट जज व उससे ऊपर के लिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है ये नहीं इंक्लूड करेगा किसी भी पोस्ट को जो कि अगर इन्फीरियर होगा डिस्ट्रिक्ट जज से, तो उसको ये नहीं इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिमांड फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द लेबर कन्वेंशन। जो डिमांड किया जा रहा है रेटिफिकेशन को लेकर लेबर कन्वेंशन को, जानेंगे इसके बारे में हम, क्या स्टेटस है क्या खतरा है सब कुछ समझेंगे। In the wake of incident Silkaira tunnel collapse, the Central Trade Union have urged the Union government to ratify the Labour Convention. अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, जो कि आपका सिकारिया टनल कोलैप्स के कारण था, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने रिक्वेस्ट किया यूनियन गवर्नमेंट से कि वो रेटिफाई करे लेबर कन्वेंशन को। क्या स्टेटस है? International Labour Organization report revealed that nearly 30 lakh workers globally die annually due to the work-related accident and disease. It highlights that 29 out of 187 countries have ratified the ILO Occupational Safety and Health Convention. However, India has not done so. In India, worker safety is covered under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है ये रिवील करता है कि नियरली 30 लाख वर्कर जो है पूरे विश्व में ये डाई करते हैं प्रत्येक साल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या डिजीज के कारण। ये हाईलाइट करता है कि जो 29 आउट ऑफ 187 कंट्री है इन्होंने रेटिफाई किया है आईएलओ के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन को। अभी भी ये जो है आपका 50% से कम है,
जबकि भारत जो है उसने नहीं किया है ऐसा। इंडिया में जो वर्कर का सेफ्टी है इसको कवर किया जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के माध्यम से। क्या खतरा है? लॉन्ग वर्किंग आवर, एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस, फ्यूम, ऑक्यूपेशनल इंज्यूरीज और मेजर काउजेज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी आर द मोस्ट हैजार्डस सेक्टर। जो आपका लॉन्ग वर्किंग आवर है, एक्सपोजर है पार्टिकुलेट मैटर के लिए, गैसेस या फ्यूम के लिए, ऑक्यूपेशनल इंजरी है, ये सारे मेजर रीजन है। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या यूटिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा हैजार्डस सेक्टर है। ILO के कन्वेंशन के बारे में जान ले, जिसको कि रेटिफाई किया गया है भारत के द्वारा और जिसको अभी भी रेटिफाई नहीं किया गया भारत के द्वारा। तो एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इसको रेटिफाई कर दिया गया भारत के द्वारा। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, माइनिंग एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन और डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, इन सब को रेटिफाई किया गया है। और जिसको नहीं रेटिफाई किया गया है तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006। ये सारे हैं जिसको कि नहीं रेटिफाई किया है भारत के द्वारा। अब हम जानेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, तो जो सेंट है जिनके बारे में अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया उनके बारे में जानेंगे। कवि भीमा भोई एंड महिमा कल्त। इनॉग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन संत कवि भीमा भोई एंड द लीगेसी ऑफ महिमा कल्त इन भुवनेश्वर ओडिशा। अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल सेमिनार को संत कवि भीमा भोई और जो लीगेसी है महिमा कल्त का उसके लिए भुवनेश्वर ओडिशा पे कहाँ पे किया गया इंपॉर्टेंट है। महिमा कल्त के बारे में पहले हम जान लें। A unique religious movement in Odisha, founded by Mahima Swami, emphasized worship of the attribute less God known as Alex। ये एक यूनिक रिलीजियस मूवमेंट है ओडिशा का, इसको फाउंड किया गया था महिमा स्वामी के द्वारा। ये फोकस करता है वर्शिप को लेके एट्रीब्यूट लेस गॉड का, जिसको कि हम अलेख भी कहते हैं। संत कवि भीमा भोई, ए 19th century सेंट पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम ओडिशा, फॉलोवर ऑफ महिमा स्वामी, नोन एज दिस सेंट पोएट। और संत कवि भीमा भोई जो है ये 19th सेंचुरी के सेंट पोएट और सोशल रिफॉर्मर थे ओडिशा के, जो कि फॉलोवर थे महिमा स्वामी के, जिनको कि हम सेंट पोएट के नाम से भी जानते हैं। सिग्निफिकेंस वर्क जो था इनका, स्तुति चिंतामणि, ओरिया भजन और चौटीसा जो कि डिवोशनल सॉन्ग था। मीराबाई, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड द 525th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ संत मीराबाई इन मथुरा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था जो 525th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था संत मीराबाई का मथुरा में उत्तर प्रदेश के। डिवोशन की अगर हम बात करें तो सगुन भक्त विथ डीप डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा कंसिडरिंग हिम हर हस्बैंड। जो सगुन भक्त है जो कि यहाँ पे डीप डिवोशन देखा गया लॉर्ड कृष्णा के लिए, वो मानती थी उनको अपना हस्बैंड। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें कंपोज पोएम है राजस्थानी डायलेक्ट के जो कि फेमस है, मेरे तो गिरधर गोपाल और पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। चैलेंज जो करता है ये नॉर्म्स को, तो वो मूव कहते हैं वृंदावन में, ये चैलेंज करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को प्रिंसेस और विडोज के लिए। गुरु नानक देव तो फाउंडर थे ये सिखिज्म के, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। इन्होंने इनिशिएट किया था इंटरफेथ डायलॉग को, लिखा था कंपोजिशन को जो कि इंक्लूड करता है आदि ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब का। टीचिंग की अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने एडवोकेट किया था निर्गुण को, जो कि एक फॉर्म है भक्ति का। इन्होंने मंत्र दिया था एक ओमकार का। इन्होंने इंसिस्ट किया था इक्वलिटी, जबकि कोई कास्ट क्रीड या जेंडर ना हो, इसके ऊपर इनका फोकस था। रिलेवेंस की अगर हम बात करें इन सब का, इगैलिटेरियन सोसाइटी इंट्रोड्यूस किया गया था, सोशल इंस्टीट्यूट जहाँ पे लंगर पंगत और संगत प्रमोट करने के लिए इक्वलिटी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। सोशल हार्मोनी की अगर हम बात करें तो ये प्रीच करता है जो आइडिया है इंटायर वर्ल्ड का कि ये गॉड का क्रिएशन है। और फोकस की बात कही गई है फॉरगिवनेस, पेशेंस और काइंडनेस के ऊपर। जस्ट सोसाइटी प्रमोट किया जा रहा था, जो मोटो है किरत करो नाम जपो एंड वन चखो, वर्क वर्शिप एंड शेयर जो कॉन्सेप्ट था दसवंद का। जेंडर इक्वलिटी, इसमें रेस्पेक्ट की बात कही गई थी वुमेन की, एडवोकेट किया गया था जेंडर इक्वलिटी को और फोकस था वुमेन के इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को गॉड के लिए। पीस बिल्डिंग, गुरु नानक देव का जो आइडिया था कंट्रीब्यूट करने का कि प्रमोट किया जाए पीस, इक्वलिटी और प्रॉस्पेरिटी को पूरे विश्व में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन लीफ वॉलेटाइल। तो हम जानेंगे ग्रीन लीफ वॉलेटाइल के बारे में। रिसर्चर फ्रॉम जापान हैव कंडक्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन प्लांट कम्युनिकेशन थ्रू वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड ग्रीन लीफ वॉलेटाइल। Using real-time fluorescence imaging, they visualize how plants take up VOC released by damaged neighbors, leading to calcium-dependent defense response against potential threat। जो रिसर्चर है कहाँ के, तो जापान के, उन्होंने कंडक्ट किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को प्लांट कम्युनिकेशन के लिए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के माध्यम से, जिसको उन्होंने ग्रीन लीफ वॉलेटाइल कहा गया है।
उन्होंने उपयोग किया है रियल टाइम फ्लोरेसेंस इमेजिंग का और विजुअलाइज किया है कि किस तरीके से जो प्लांट है वो टेकअप करते हैं जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसको कि रिलीज किया जाता है डैमेज नेवर के द्वारा, जिसके कारण कैल्शियम डिपेंडेंट डिफेंस रिस्पॉन्स देखा जा सकता है पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ। जो रिसर्च है उसमें पाया गया है कि जो गार्ड सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटल फंक्शन के लिए, ये प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल को वीओसी परसेप्शन के लिए। जो आपका ग्रीन रिप वॉलेटाइल है ये कॉमन कंस्टिट्यूएंट है हार्बीवोरस इन्वेस्टेड प्लांट वॉलेटाइल के लिए। ग्रीन रिप वॉलेटाइल प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्लांट के डिफेंस के लिए। क्या महत्व है इसका? ये जो डिस्कवरी है ये इन्हेंस कर रहा है अंडरस्टैंडिंग को, जो इंट्रिकेट कम्युनिकेशन नेटवर्क है प्लांट के बीच में टाइमली डिफेंस रिस्पॉन्स के लिए। और ये जो फाइंडिंग है ये शोकास करता है नेचर के रिमार्केबल एडेप्टेशन को और ब्रॉडर इम्प्लीकेशन को बियॉन्ड प्लांट साइंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है अर्जेंटीना, तो जानेंगे इसके बारे में हम, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी। अर्जेंटीना के जो न्यू प्रेसिडेंट है डेवियर मेली, उन्होंने प्लान किया कि वो रिप्लेस करेंगे अर्जेंटीना के करेंसी को डॉलर से, वो एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस को। डॉलराइजेशन को देखा जा रहा है कि एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है हाइपर इन्फ्लेशन का, वो ब्रेक करेंगे जो लिंक था राइजिंग प्राइसेस को लेकर और इंक्रीज करेंगे मनी के सप्लाई को। इक्वाडोर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है जो डॉलराइजेशन है ये एक नोटेबल इंप्रूवमेंट लाया है उनके इकोनॉमिक के ग्रोथ में, पॉवर्टी रिडक्शन में और इन्फ्लेशन के कंट्रोल में पोस्ट डॉलराइजेशन के बाद। लेकिन डॉलराइजेशन जो है ये एक यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है। कंसर्न रेज किया गया है मेली प्रपोजल में कि ये स्लेश कर देगा गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को और एबोलिश करेगा सेंट्रल बैंक को। अर्जेंटीना एक कंट्री है साउथर्न हाफ में साउथ अमेरिका के, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का ब्राज़ील के बाद, और चौथा लार्जेस्ट कंट्री है अमेरिका का। ये आठवां लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व का। तो कहाँ पे लोकेटेड है क्या है ये आपको पता चल गया। अर्जेंटीना को सामना करना पड़ रहा है सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन के कारण हुआ है। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और डिप्रेसिएशन देखा गया उनका करेंसी पेसो पे। इसके पहले भारत भी जो है वो बात कर रहा है फाइनलाइज करने को लेकर एग्रीमेंट को, एक्विजन को लेके 5 लिथियम ब्लॉक को अर्जेंटीना पे अपने स्टेट ऑन जॉइंट वेंचर काबिल के माध्यम से इंडिस माउंटेन, जिसको कि रन किया जा रहा है अर्जेंटीना और चिली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जाने जाते हैं होस्ट करने के लिए लिथियम रिच ब्राइन डिपॉजिट को। ये रीजन यूनिक जियोलॉजिकल कंडीशन को रखता है जो कि इसको एक कंड्यूसिव बनाता है फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिथियम रिसोर्स का। ये आप देख सकते हैं अर्जेंटीना के लोकेशन को, ये ब्यूनस एरिस हो गया, उसके कैपिटल उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, ये आप देख सकते हैं इससे बॉर्डर है। तो कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट क्यू। तो जो प्रोजेक्ट क्यू है इसके बारे में हम जानेंगे। ओपन एआई प्रोजेक्ट क्यू जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रो है। इसने स्पार्क कर दिया कंट्रोवर्सी को और कंसर्न को, जो पोटेंशियल थ्रेट है ह्यूमैनिटी को लेके। प्रोजेक्ट क्यू जो है ये एक एआई ब्रेक थ्रो है जो कि रिपोर्टेडली कैपेबल है कि ये सॉल्व कर सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है एडवांस रीजनिंग को, जो कि सिमिलर है ह्यूमन के जैसा। ये जो प्रोजेक्ट है इसने रेज किया है कंसर्न को इसके पोटेंशियल थ्रेट को लेकर ह्यूमैनिटी के लिए। इसमें डर है कि जो स्टेमिंग किया गया है डीप लर्निंग कैपेबिलिटी का पोटेंशियल ये एक्सेलरेट कर सकता है साइंटिफिक प्रोग्रेस को, और पॉसिबिलिटी है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस इसका देखना पड़ सकता है या इसका मिसयूज हो सकता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरेटिव एआई। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे अलग है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है ये रिफर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसमें कि ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटी होता है। ये इनेबल करता है समझने को, लर्न करने को और अप्लाई करता है नॉलेज को अक्रॉस वेरियस डोमेन पे। ये सिमिलर है ह्यूमन के इंटेलिजेंस के जैसा ही। यहाँ पे जो क्यू है उसको देखा गया है एक लीप टुवर्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के रूप में। ये कैसे अलग है जनरेटिव एआई से, जबकि आपका आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस का मकसद है ब्रॉड इंटेलिजेंस, जबकि जनरेटिव एआई जो है ये स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करता है प्रोड्यूस करने के लिए कंटेंट को, जैसे कि इमेज, टेक्स्ट या दूसरा टाइप ऑफ डाटा को उपयोग करके एल्गोरिथम का या मॉडल का, जिसको कि ट्रेन किया गया हो एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल के रूप में। एथिकल डायलेमा क्या है इसको लेके, जो एथिकल कंसर्न जो कि सराउंड करता है प्रोजेक्ट क्यू को, ये इंक्लूड करता है जो क्वेश्चन है एडुकेशन के लेके सेफ्टी मेजर्स का, और जो पोटेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है साइंटिफिक प्रोग्रेस का, और जो रिस्पॉन्सिबल कमर्शियलाइजेशन है इन एडवांस एआई मॉडल का। ये सारे कंसर्न रेज किए गए हैं और एथिकल डायलेमा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.